Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the first important area of chapter number 1, that is political analysis, जिसमें बच्चे हम मुख्तलिफ तरह की गवर्नमेंट की कवानीन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखा करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, मैं पेस्टल में काफ़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ कि पेस्टल के पी के अंदर गवर्नमेंट की टेम्परेरी पॉलिसीज़ डिस्कस की जाती हैं। पेस्टल के पी में गवर्नमेंट की टेम्परेरी पॉलिसीज जो आने वाली गवर्नमेंट भी तब्दील कर सकती है या एक ही गवर्नमेंट अपने होते हुए भी तब्दील कर सकती है। जैसे कि आपको मालूम है, टैक्स का निज़ाम है, हर साल कोई ना कोई टैक्स तब्दील हो जाता है। कभी टैक्स के ऊपर आपकी जो है टैक्सेबल इनकम कभी 6 लाख हो जाती है, कभी 12 लाख हो जाती है। इमरान खान का ज़माने में 12 लाख थी, अब दोबारा 6 लाख पे आ चुकी है। अब जिसकी इनकम साल की 6 लाख रुपया है, 6 लाख रुपए के ऊपर 1 रुपया भी कमाएगा उस पर टैक्स अदा करेगा। और इमरान खान साहब के ज़माने में एक आपके पास था 12 लाख रुपए में था, जब लास्ट टाइम जो है बेसिकली आपके पास जो ग्रिड थी आपकी, जिसने 12 लाख 1 रुपया कमाया, तब उस 1 रुपये पर टैक्स था। 12 लाख की टैक्स जो है वो आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम नहीं थी। ऑल ऑफ यू, तो ये क्या है? ये है तब्दीली, इसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्ट। लेकिन बच्चे इसके बरअक्स इसी चीज़ को लॉ भी कंसीडर करेंगे आप। अगर मैं ये कहूँ मुल्क के पाकिस्तान में एवरीवन विल पे टैक्स, ये पॉलिसी नहीं है, ये लॉ है। तो यकीनन याद रखिए, उसी चीज़ पे लॉ बनता है जिस चीज़ का पॉलिसी के साथ ताल्लुक होता है। लेकिन डिस्टिंग्विश करना ये एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑल ऑफ यू, तो आइए इसमें 4 बड़े इंपॉर्टेंट एरिया हम पढ़ेंगे। ये सुन ले बच्चे, ये 4 इंपॉर्टेंट एरिया में से 1, 2, 3, ये 3 सवाल है। सब लोग सुन रहे हैं? ये एक सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। इनमें से एक एरिया पर सवाल आ चुका है और वो ये वाला है, ये वाला पार्ट। इसी तरह इसी जुमले के साथ एग्जाम में सवाल आता है। मैंने इसलिए आपको कल कहा था कि मेरी एक स्लाइड इंशाल्लाह एक सवाल पूरा सॉल्व करेगी। एक स्लाइड मैंने उसको डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है, मैंने स्लाइड्स को बनाया इसी अंदाज से हुआ है कि आप एक स्लाइड पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपने 3 से 4 नंबर का सवाल तैयार कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रट्टा आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने जो हेल्प करनी थी वो ये कर दी है कि पैराग्राफ को उठा के एक बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप अपने दिमाग में उसको याद कर लें और याद करके फिर उसको किसी तरह से अप्लाई करें। लेकिन इसके साथ साथ मेरा आपसे वादा था, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं थ्योरी को, रट्टे को किसी लॉजिक के साथ पेश करूँ, ताकि अगर वो लॉजिक भी याद रहे तो यू वुड बी एबल टू राइट समथिंग बाय योर ओन वर्ड्स। ऑल ऑफ यू, मेरे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द इंट्रोडक्शन। व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम? द सेट ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस दैट डिफाइन अ गवर्नमेंट्स स्ट्रक्चर एंड रूल्स। A coordination या coordinated set of principle, law, ideas and procedure relating to the particular form of government। ये तमाम की तमाम चीजें पॉलिटिकल सिस्टम कहलाती हैं। ऑल ऑफ यू, एरियाज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। बड़े गवर्नमेंट का मुख्तलिफ जगह पर पॉलिसियाँ बनाना होता है। ये आपके सामने मैंने चंद एक लिखी हैं। गवर्नमेंट क्राइम पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी। बच्चे एग्जामिनर पूछेगा नहीं ये पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि ये आपका पार्ट नहीं है, वरना ये भी इटसेल्फ एक सवाल बन सकता है। बट एग्जामिनर विल नॉट आस्क दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि गवर्नमेंट के एरियाज ऑफ पॉलिसीज क्या होते हैं। तो ये आप नाम तो बता सकते हैं, लेकिन इनकी आगे तफसील आप बयान नहीं करेंगे। क्राइम पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, वेल्थ, टाउन, बिजनेस, टैक्स पॉलिसी, कंपनी के सारे वर्किंग जो पॉलिसीज है कंपनी की, वो सारी की सारी चीज़ें, लेकिन वो लॉ में आएंगी, जिसको कंपनी लॉ कहते हैं, बिजनेस लॉ कहते हैं, वो लॉ में जाएगा। यहाँ पॉलिसीज पर डिस्कस हो रहा है कि गवर्नमेंट किन किन एरियाज पर पॉलिसी बनाती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, ये है बच्चे काम की बात। और इस मर्तबा अगर एग्जामिनर ने चैप्टर नंबर 1 पकड़ा और चैप्टर नंबर 1 के अंदर थ्योरेटिकल सवाल बनाया, तो मुझे लगता है कि ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा जी। बच्चे एक बात याद रखिएगा, हर गवर्नमेंट, आपको मालूम है दुनिया के अंदर इस वक्त
150 ममालिक हैं और 150 ममालिक में से हर मुल्क का अपना अपना कानून है और कुछ कवानीन मुसलसल चलते चले आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात आपने हासिल करनी है। मैंने देखिए यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट गवर्निंग रूल्स, कि गवर्नमेंट के गवर्निंग के रूल्स क्या होते हैं। अभी इसको छोड़ दें, अब ये 5 है ना, किताब में एक टेबल बना कर दिया हुआ है। मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा याद कराऊंगा, अल्लाह की रहमत से आपको खुद से लिखने की सलाहियत पैदा हो जाएगी, आपको रट्टे लगाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। मेरे याद रखिए, आज तक जितने भी दुनिया के अंदर गवर्नमेंटें आई हैं, 3 तरह की गवर्नमेंट्स रही हैं, 3 तरह की। सबसे पहली गवर्नमेंट सोशलिज्म। मेरे सोशलिज्म वो कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, क्या होती है इन्फ्रिंजमेंट? मुदाखलत। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस एंड सोशल लाइफ ऑफ सिटीजन्स। सबको याद रहेगी बात, ये पक्की बात। जब नाम आ जाए, देखिए भाई जरा बताइए कहां कहां सोशलिज्म कहां कहां लिखा हुआ है, ढूंढ के बताइए जरा जी, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये सोशलिज्म है, ये भी सोशलिज्म है। अब आपको इंशाल्लाह तंग नहीं करेगा ये काम, अब आपको ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। ये बात आपने ये कहीं किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आप में से जिन हजरात ने PRC 5 में इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में सारी बातें लिखी हुई हैं। ऑल ऑफ यू पक्की बात है जी भाई। सोशलिज्म क्या होता है? कारोबार में गवर्नमेंट की मुदाखलत होती है। गवर्नमेंट जिसको चाहे जो चीज चाहे मर्जी ले ले। भुट्टो ने क्या किया था? भुट्टो ने सोशलिज्म ही अप्लाई किया था। आपको मालूम है भुट्टो ने जो नारा लगाया था नेशनलिज्म, इससे क्या मुराद था? हर चीज गवर्नमेंट की है, बस जितना तुम्हें चाहिए ले लो, वरना यह सारा कुछ गवर्नमेंट का है। आपको मालूम है अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान इस लेवल पे तरक्की पे चला गया था कि अगर पाकिस्तान उसी तरक्की पे होता तो आज पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर पाकिस्तान होता आज। लेकिन गोरों को पता था कि अगर ये यहाँ पर इसको काबू ना किया गया तो ये मसला ख़राब हो जाएगा। तब उन्होंने भुट्टो को इंडक्ट किया पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद से लेकर आज तक जितने भी लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पिट्ठू ही आए हैं। यहाँ पर कोई शख्स पाकिस्तान के लिए ना आया है, और अल्लाह की रहमत होगी तो कोई आएगा, वरना अभी तक आने का चांस कोई नहीं है। ये सारे के सारे वहीं पर यस सर कह के आते हैं सारे, और जहां जिसको वहां से अप्रूवल मिलती है। इससे बड़ा हमारा अलमिया क्या हो सकता है कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जो 3 बंदे या 4 बंदे सिलेक्शन होनी होती है, वो पहले 1 महीना अमेरिका रह के आते हैं, लास्ट 1 मंथ। वहीं पर ही देख लिया रहता है कि इनमें से सबसे बड़ा खबीस कौन सा है, फिर उस खबीस को सिलेक्ट करके फिर वो पाकिस्तान भेज देते हैं और वो आके हमारे पास यहाँ हुक्मरानी करता है। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई नेशन, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई कंट्री, बिकॉज मुझे तकलीफ़ है मेरे मुल्क में वो कुछ अवेलेबल है जो पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। आप इंशाल्लाह जब प्रोफेशनल बनेंगे तो आप कभी ट्राई करके देखिएगा, जो कुछ अल्लाह ने पाकिस्तान को दिया हुआ है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में इतने रिसोर्सेज दुनिया में किसी के पास नहीं है, इतने मौसम दुनिया में किसी के पास नहीं है, इतने मादनी वसाइल किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान में इतना तेल और इतना सोना है कि सऊदीया और अमेरिका भी क्या चीज़ें आपके सामने, इतना कुछ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे अमेरिका को यस सर कह के आते हैं कि हम ये सारे वसाइल मुल्क के लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे। पिछले 50 साल से, 70 साल से, 75 साल से आपका बलूचिस्तान क्यों डेवलप नहीं किया गया? वहाँ से आपका अमेरिका जो है वो यहाँ से मेरा ख्याल है आपका 75% रिसोर्सेज लेके जा चुका है, और वो सारे के सारे वसाइल और रिसोर्सेज वो अपने मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या है जी? आपके मुल्क में जगह नीचे, भाई नीचे जो आपके मुल्क में वो आपका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान जो पूरी दुनिया को तेल सेल कर रहा है, वो सारा तेल पाकिस्तान से निकल के जाता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान की तरफ है। वो वहाँ से तिरछे अंदाज से पाइप निकाल के यहाँ से ऑयल निकाल के वहाँ लेके जाते हैं। उनके अपने मुल्क के तेल नहीं है। सारे के सारे तेल के ज़खायर बलूचिस्तान के नीचे हैं, आपके समंदर के नीचे हैं, जिसको गवादर, इसी वजह से आपके गवादर को डेवलप नहीं करने दिया जा रहा। और शायद आपके नॉलेज में ज़रूर होगा, उस वक्त आप 6ठी 7वीं क्लास में होंगे, जब पाकिस्तान में से सोने के ज़खायर निकले थे, सोने के ज़खायर। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सोने के ज़खायर ऑस्ट्रेलिया को 5,000 रुपये किलो के लिहाज से बेच रहा था, 5,000 रुपये किलो।
और भाई उस वक्त भी सोना 72,000 रुपये तोला था। और हमें आपको मालूम है आर्गू क्या किया गया कि पाकिस्तान के पास प्रोसेसिंग मशीन नहीं है। और बगैरत के बच्चों, पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं, तुम कहीं इतने पैसे जो तुमने खा लिए उतने की एक मशीन मंगवा लो। और वो मशीन मंगवाई होती और आज वो सोना आपने प्रोसीड किया होता, तो क्या आप पूरी दुनिया को सोना ना बेच रहे होते? वो तो अल्लाह ताला यानी क्या नाम कहती हैं उसको, यानी उस पर अल्लाह अपना फजल करे, समर मुबारक के ऊपर, डॉक्टर समर मुबारक के ऊपर उसने शोर मचाया तो फिर ये सोना जो है वो निकालना छोड़ा। लेकिन उसका नुकसान हुआ कि पहले हम बेच रहे थे, अब वो अमेरिका खुद ले लेता है, खुद ही आपसे आके आप आता है, उनकी टीमें आती काम करती हैं और कहा गया जा रहा है जी ये आपके मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो ऑयल के ज़खायर ढूंढ रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपकी। वो मदद शदद कोई नहीं कर रहा है, ये सारा का सारा काम वहीं पर ही वर्का हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह किया जा रहा है और हो चुका है। अव्वल तो ये तो अल्लाह की शान है, अल्लाह बहुत करीम है कि इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिया गया था। और अल्लाह बड़ा करीम है, क्योंकि उसके नाम पे लिया गया तो उसको गैरत है, हमें तो नहीं है। उसको शर्म आती है कि यार मेरे नाम पे लिया हुआ मुल्क है। अगर ये, जैसे आपको मालूम होगा कि सैफुल्ला जो थे बहुत बड़े सहाबी थे, उनको शहादत सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि इसलिए वो अल्लाह की तलवार, अगर वो ही शहीद हो जाते लोग कहते हैं ये तो अल्लाह की तलवार शहीद हो गई है। तो अल्लाह हर मामले में बड़ा गयूर है, वो हर मामले में बड़ा गैरत रखता है। तो पाकिस्तान का चूँकि नाम ला इलाहा की बुनियाद पर है, हमने कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जिस बुनियाद पर लिया गया अल्लाह को गैरत आ जाती है कि यार देखो मेरे नाम पर लिया गया है, अगर ये टूट गया तो फिर क्या बनेगा। बहरहाल हमें इसके मुताल्लिक अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी उम्दा चीज़ें भी मिलती हैं कि इंशाअल्लाह यहीं से जमात निकलेगी जो पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जो जमात होगी उस जमात के अमीर का नाम होगा हर्राद बिन तारिक। दो हदीसें मिलती हैं, एक का नाम है हारिस बिन तारिक और एक में लिखा होता है हर्राद बिन तारिक। वैसे याद रखिए अरबी से को हाथ दे दाल ही पढ़ते हैं, तो हर्राद बिन तारिक या हारिस बिन तारिक उस बंदे का नाम होगा, उसकी वालदा का नाम भी आमना होगा, वो सैयद होगा और वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से चलते हुए वो इमाम मेहदी की नुसरत में पहुँचेगा, जिसके अगेंस्ट वो कान दज्जाल से लड़ेंगे और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तलवार से कान दज्जाल का सर कलम किया जाएगा। उसके बाद इस्लाम फैलना शुरू होगा। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क से इस्लाम की रोशनियाँ फैलनी हैं, इसी मुल्क से सारा कुछ निकलना है। बहरहाल ये अपनी जगह डिपेंड ये करता है हमारा रोल क्या है, डिपेंड ये करता है हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है। आप चूँकि नौजवान हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी अल्लाह ताला, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इतनी रहे कि मैं उस जमात में शामिल हो सकूँ, लेकिन आपको शायद अल्लाह करे कि आपकी दुनिया में वो नज़र आ जाए। तो मैं हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान करके अपने टॉपिक पे चलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब काफ़िला हज़रत इमाम मेहदी की नुसरत के लिए निकलेगा, अगर तुम्हारी टांगे नहीं हैं तो कोहनियों के बल रगड़ खा के वहाँ तक पहुँचो। अगर कोई उस काफ़िले में शामिल नहीं होगा तो मुनाफिक होकर मरेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिससे मर्जी आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कोई भी बरेलवी, कोई इमाम आपको क्या नाम कहते हैं अहले हदीस, कोई अहले सुन्नत वल जमात, कोई देवबंदी आपको इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। ये हदीस है, क्या नाम कहते हैं, आपको सही हदीस है, ये यानी सबसे बड़ी हदीस को कहते हैं। तो ये बेसिकली हदीस सही भी है, सरी भी है, मरफू भी है। तो इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि जो उस जमात में शामिल नहीं होगा वो मुनाफिक होकर मरेगा। उस वक़्त कामयाबी का एक ही ज़रिया है, टू ज्वाइन दैट जमात, और अपनी या तो शहादत या फिर गाजी, दोनों में से जो अल्लाह ताला अता फरमाना चाहे। ये है बेसिकली आपका। तो याद रखिएगा, योर टारगेट नॉट CA, योर टारगेट समथिंग डिफरेंट, थ्रू विच, इसके लिए अल्लाह ताला ने आपको और मुझे पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये असल अल्लाह ताला का हमारा निज़ाम हमारे लिए है जी। सोशलिज्म समझ में आया भाईजान? तो सोशलिज्म क्या है? जिसमें गवर्नमेंट हर चीज़ में मुदाखलत करती है, कारोबार में भी, लोगों की ज़िंदगी के अंदर भी, हत्ता कि एक सिटीजन की लाइफ, पर्सनल लाइफ होती है, उसमें भी मुदाखलत करते हैं। उसके बाद दूसरा आया कैपिटलिज्म, सॉरी कैपिटलिज्म, क्या हो गया मुझे। कैपिटलिज्म जो है दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और कैपिटलिज्म ये कहता है दो चीज़ों को लेके चलता है। यहां पर कॉन्सेप्ट लिखा होगा, मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं जी ताकि आपको याद रहे जी। किधर गया जी, किधर गया जी, ये वाला जी। इसमें दो कॉन्सेप्ट है,
एक है प्योर कैपिटलिज्म और एक है आपके पास लेजिस फेयर, जो मैंने वहां पर इस कॉन्सेप्ट को दिया जी। लेजिस फेयर यह कहता है फ्री मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन भी मुदाखलत को कहते हैं भजन। इन्फ्रिंजमेंट जरा थोड़ा सा ज्यादा सख्त लफ्ज है, और इंटरवेंशन भी जो है बेसिकली वो कहता है कि फ्री मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से जो है ना, जरा आपने मार्केट में गवर्नमेंट का रोल कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी कारोबार को, गवर्नमेंट कारोबार को बनाने में मदद देगी, लेकिन गवर्नमेंट खुद कारोबार नहीं करेगी। अब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें तो उससे बड़ा मुख्तलिफ नजर आता। सारा कुछ तो हुकूमत ही कर रही होती है, कोई काम तो अवाम के पास है ही नहीं। कोई एक कारोबार भी पाकिस्तान में अवाम के पास नहीं है, कोई एक कारोबार भी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जबकि प्योर कैपिटलिज्म यह कहता है स्मॉल गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड मीडियम कंट्रोल ऑन सिटीजन। यानी गवर्नमेंट मुदाखलत करे लेकिन बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट मुदाखलत ना करे। ये प्योर कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। लेकिन कैपिटलिज्म में जो लेजिस फेयर का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरवेंशन ना करे, गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ ना कहे। जबकि आखिरी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है जी। ध्यान हो गई ना ये बात? अगर ये याद है तो ऊपर जुमला पढ़ते ही इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी आपको कि आप किस की बात करेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये मैंने आपको वो तीर दिया है जिसको आप अल्लाह की रहमत से आंखें बंद करके चलाएंगे तो काम करेगा, कुछ ना कुछ आप लेके आएंगे। यानी ये उस सूरत में जब याद कुछ नहीं है, ये याद आ गया और आपने चंद एक बातें लिख के एग्जामिनर को दे दी तो समझ लीजिए आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको ये नाम याद नहीं है, एग्जामिनर ने कह दिया आपको नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर, स्पेक्ट्रम के ऊपर नोट लिखें, एक्सप्लेन करें, तो आपसे अगर वो याद नहीं है तो फिर ये सबसे बेहतरीन तरीका है उसको एक्सप्लेन करने का। पूरी बात याद रहेगी जी? श्योर, पक्की बात है जी? आइए जनाब, अब यहां पर आप एक नजर देख भी लें जनाब। ये क्या लिखा हुआ जी? कम्युनिज्म। आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीम। ये लेफ्ट को छोड़ दें, ये उनकी जो है वो बेसिकली जमातों के नाम लिखे हुए हैं, इसको छोड़ दें। लेफ्ट रेडिकल किसे कहते हैं? बड़े पैमाने के ऊपर। तो ये देखिए कह रहा है कम्युनिज्म, एक्सट्रीम, रेडिकल। आगे क्या लिखा हुआ है? डिक्टोरियल। डिक्टोरियल से नाम पता लग गया, ऑर्डर देने वाला। डिक्टोरियल कौन होता है? डिक्टेटर को कहते हैं ना, तो डिक्टेटर से निकला हुआ है डिक्टोरियल। आगे क्या लिखा हुआ है? सोशलिज्म। क्योंकि नाम से हर बात समझ में आ रही है। अब आइए अब इसको पढ़ भी लेते हैं। ये देखिए हमारे सामने सबसे पहले वही है जी, कम्युनिज्म, एक्सट्रीम, रेडिकल। मैंने इसको लेफ्ट क्यों लिख रहा है? मैं लेफ्ट को मैं जानता ही नहीं हूं कि लेफ्ट क्या चीज है। वो लेफ्ट राइट के कुछ कॉन्सेप्ट है हम के, लेकिन वो गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट है, उसको हम छोड़ देते हैं। डिक्टोरियल सोशलिज्म, ये जरा याद रखिएगा जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अब जरा पढ़ते रहेगा जल्दी से, 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में। ऑल मीन ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड ऑफ स्टेट। हर चीज गवर्नमेंट के हाथ में, ये लिखा हुआ मैंने। गवर्नमेंट बिजनेस में भी मुदाखलत कर रही है, जाती जिंदगी में भी मुदाखलत कर रही है। तो क्या ख्याल है, यहां पर रिलीजन की इजाजत होगी आपको? रिलीजन फ्रीडम नहीं होगा सोशलिज्म के अंदर, और स्पेशली डिक्टोरियल के अंदर। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। रशिया के अंदर आज भी ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी जाती प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि रशिया आज भी सोशलिज्म का किसी न किसी दर्जे में हामी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ पीपल। जिसके 5 घराने के लोग हैं उनको 5 घराने के मुताबिक
सामान मिलेगा, जिसके 10 लोग हैं उनको 10 के मुताबिक सामान मिलेगा। ये मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान में देखा हुआ भुट्टो के ज़माने में। हम शनाख्ती कार्ड लेकर, या हमारे पास एक राशन कार्ड हुआ करता था, हम लाइनों में लग के खड़े होते थे, वो आपसे पूछता हाँ जी कितने बंदे हैं, तो सारे बंदों के घर के अफराद की मालूमात उसके बाद पहले होती थी कि आपके घर में 4 अफराद हैं, वो 4 अफराद के मुताबिक हर हफ्ते हम जाके आटा लेकर आया करते थे जी। आपने तो यशी देखी हुई है कि जब मर्जी गए जाके लेके आ गए, जो मर्जी बाय कर ली। मैंने वो ज़माना अपनी आंखों से देखा हुआ है जी। सॉरी हाँ, कुछ उनके स्टेट्स में है अभी भी, सारा नहीं है लेकिन कुछ स्टेट में है अभी नहीं। प्रोडक्शन बाय द स्टेट इंडस्ट्री वुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ पीपल। इससे क्या मुराद है? इंडस्ट्री एक्स्ट्रा सामान नहीं बनाएगी, जितनी गवर्नमेंट कहेगी उतनी प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट को पता है कि जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि मुल्क में इतना देना है, एक्सपोर्ट इतना करना है, तो गवर्नमेंट के मुताबिक ही बनेगा सब कुछ। मेरे अगर ये 4 जुमले मैं देख लूं तो ये 4 जुमले क्या बता रहे हैं? गवर्नमेंट इंटरवेंशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ? क्लासलेस सोसाइटी। इससे क्या मुराद है? अमीर गरीब का तो कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो गया ना। जब आप नीड बेस्ड काम ले रहे हैं तो फिर क्लास तो वैसे खत्म होगी, सब लोग बराबर हो जाएंगे। नो इंडिविजुअल फ्रीडम। इससे क्या मुराद है? किसी किस्म की सियासी, मुआशी और मजहबी आजादी नहीं है। इट इज कंप्रिहेंसिव पॉलिटिकल सिस्टम विच हैज इट्स ओन इकोनॉमिक सिस्टम। इनका अपना इकोनॉमिक सिस्टम है कि किस तरह चलाना है, ये कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ये जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसमें चंद एक बातें जो याद करने वाली हैं। बिजनेस कंट्रोल में है, लोगों की नीड गवर्नमेंट कंट्रोल में है, रिलीजन गवर्नमेंट कंट्रोल में है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंट्रोल में है। तो अगर आप चाहें तो चंद एक बातें यहां से ढूंढ कर भी इसमें लिख सकते हैं, जुमला यही लिखना जरूरी नहीं है जी। देयर इज नो रूम फॉर organized religion in communism, however individual religion is supported in some form. They consider religion as opium of masses. यानी वो कहते हैं कि बस एक खास हद तक देना चाहिए किसी को मजहबी आज़ादी। ओपियम क्या आता है कि आपने आज़ादी मुकम्मल नहीं देनी, महदूद आज़ादी देनी है। तो ओपियम जो होता है अल्टीमेटली वो मैसेज कहते हैं बच्चे किसको? अवामुन्नास को। मैसेज किसे कहते हैं बच्चे? अवाम को। तो इससे मुराद है कि अवाम को एक दायरे में रखना। कम्युनिस्ट वांट चेंज थ्रू एनी मीन पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस। इससे क्या मुराद है कि ये लोग अपनी मुदाखलत से हर चीज को चेंज करना चाहते हैं। बस ये कम्युनिज्म का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये याद करने की जरूरत नहीं भाईजान। ये जो नीचे लिखा हुआ है स्टैलियन, सोवियत यूनियन वगैरह यहां पर ये रहा है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, ना एग्जामिनर ने मांगनी है आपसे, क्योंकि पहला पॉइंट आसानी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही जनाब इसमें। आइए ना आप आगे चलते हैं। हाँ जी, जरा अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर भी कैपिटलिज्म भी है, डिक्टोरियल भी है और रिएक्शनरीज भी है, यानी थोड़ी सी बेहतरी आएगी इसके अंदर ही, थोड़ी सी बेहतर है। पहली बात क्या है, ये किस में चला गया है? ये बात किसकी करने जा रहा है? इसकी। 2 जगह कैपिटलिज्म से मुराद है कि प्योर कैपिटल की बात हो रही है, प्योर कैपिटलिज्म की बात करने जा रहा है जी। मैं यहां पर बता चुका हूं कि प्योर कैपिटलिज्म के अंदर मीडियम कंट्रोल ऑन सिटीजन है, ठीक है भाईजान, लेकिन हल्की सी थोड़ी सी इंटरवेंशन बिजनेस के अंदर भी है, फुल के अंदर ही। जरा देखिएगा जनाब, नो इंडिविजुअल फ्रीडम, लोगों को किसी किस्म की समाजी, मजहबी और मुआशी आज़ादी या रिलीजन की आज़ादी नहीं है। अथॉरिटेरियन रूल, इससे क्या मुराद है? जरा सख्ती है मुल्क के अंदर। प्राइवेट प्रॉपर्टी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूलिंग रिजीम, जरा ध्यान से भजन, इससे क्या मुराद है? हुक्मरानों को प्रॉपर्टी लेने की इजाजत है, अवाम को प्रॉपर्टी लेने की इजाजत। इससे पीछे वाले में क्या था जी? सोशलिज्म में किसी को भी प्रॉपर्टी लेने की इजाजत नहीं है, सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास है। यहां पर क्या है, जो गवर्नमेंट में हुक्मरान आते हैं उनको जरा थोड़ा सा, अमीर लोगों को, अमीर तबकों को जरा थोड़ा सा जो है वो आजादी। एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज, बच्चे यकीनन इसकी वजह से क्या पैदा होगा? इनइक्वालिटीज, यानी अमीर का तो पूरा का पूरा जोर है और गरीब बेचारा पिस रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कौन सा नारा मारा जाता है, लेकिन हो क्या रहा है पाकिस्तान में? हो रहा पाकिस्तान में हमारा यही निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर।
और ये भुट्टो लेकर आया था। ये जरासीम ख़त्म नहीं हुए अभी तक पाकिस्तान में, ये भुट्टो के आने के बाद से लेके आज तक मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट। अगर मैं गौर से बताऊं तो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये नहीं हो रहा भाईजान, हर चीज़ को नेशनल इंटरेस्ट करार देकर जिसको मर्जी फेंटी लगा दो, जिसको मर्जी उठा के ले जाओ, जिसको मर्जी जो मर्जी कर दो कि जी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रही है। हालांकि सबसे बड़ी चीज़ तो मुल्क की आवाम होती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? द बेस्ट सर्विसेज इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। आगे जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू एनी मीन पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पिछले वाला पॉइंट भी यही था यहाँ, यानी गवर्नमेंट हर चीज में मुदाखलत करके हर चीज को मनवाएगी। दिस सिस्टम डज नॉट अलाउ डिसेंटिंग ओपिनियन। इससे क्या मुराद है? गवर्नमेंट की मुखालफत नहीं कर सकते आप। डिसेंटिंग क्या होती है? मुखालफत, बिनी अगेंस्ट। तो आप गवर्नमेंट ने कोई बात कह दी, आप उसके मुखालिफ में कोई बात नहीं कह सकते, आपको इजाजत नहीं है। अब आप इसमें गौर से देखें, इसने इसकी बातें कम से कम की हैं या ज़्यादा बातें इसकी की हैं, क्योंकि इसके अंदर भी अवामी मजहबी आज़ादी अभी भी नहीं है। अवामी मजहबी आज़ादी की बात तब आएगी जब वो आपको लेजिस फ्री की बात करेगा, लेकिन वो भी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ जी भाईजान, लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जब भी सोशलिज्म आएगा, ये बात याद रखनी है, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट होंगे। लुक एट दिस, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शंस आर अलाउड। यानी सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, थोड़ी सी जरा आजादी दी गई है। जिस तरह आपके पास कैपिटलिज्म में भी 2 पॉइंट थे ना, इस तरह सोशलिज्म के भी 2 छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। जो पहला वाला था वो डिक्टोरियल थे बच्चे, वो सारे के सारे। ये डिक्टोरियल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जुमले का लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी माइनस और प्लस इकट्ठे कर दिए हैं। और आपको मालूम है माइनस और प्लस इकट्ठे हो तो क्या होता है? माइनस ही रहता है। फिर भी माइनस माइनस इक्वल टू प्लस होता है, लेकिन प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है। माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, दोनों क्या रहते हैं? माइनस ही रहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। जुमला बड़ा अच्छा लिखा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेसी नामी चीज़ कोई नहीं होनी। अगर होगी भी तो किसके लिए होगी? अमीरों के लिए, हुक्मरानों के लिए। और बातें समझ में आ रही है ना? ये है बेसिकली याद करने का तरीका, वरना रट्टा तो है ही है फिर आपके पास। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शंस आर अलाउड। इससे मुराद है फैसले गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन थोड़ा सा इजाजत देगी। इसमें डेमोक्रेसी कह रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड। ले जनाब, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी देखेगा, भी सारी कहानी खोल के आपके सामने रखेगा। अलाउ लोग कुछ नहीं है, इसको बड़ा डेमोक्रेटिक कहेगा वो। इट रिकॉग्नाइजेस द डिस्टिंक्शन अमंग पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड देयर, ये देखिए यहां पर आया फर्क, यानी जो तो मुल्क को फायदा दे सकता है उसको वैल्यू दो, जो फायदा नहीं दे सकता उसको उड़ा दो। आपको मालूम है बिल क्लिंटन ने 2018 के अंदर जो एक अनाउंसमेंट की थी, वो अनाउंसमेंट शायद आपके बारे में आपके पास मालूमात भी नहीं होंगी उसकी। उसने कहा कि ये जितना भी अफ्रीका है ये दुनिया के ऊपर बोझ है। तो उसने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि हमें इनको मार देना चाहिए। मेरा ख्याल है पता नहीं कितने लाख अफ्रीकी मारे थे उस वक्त उन्होंने, सिर्फ इंजेक्शन देकर, और जिनको ये कहा गया था कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। सेम आजकल वही काम पाकिस्तान में भी हो रहा है। आपके पाकिस्तान में घर घर जाके फोर्स के साथ आपके बच्चों को जो है वो आपको पिला रहे हैं, वो क्या कहते हैं ना, वो पोलियो के कतरे। भाई इतना अमेरिका को हमारी अब मसला हल है, मसले का मसला है, हमारी ज़िंदगी के मसले हैं, तो भाई हमारे मुआशी मसले हल करो। लेकिन हर घर में आप अपने बच्चे को पोलियो कतरे ना पिलाएं। देखें क्या करते हैं आपके साथ, उठा के ले जाएंगे आपको, पुलिस आएगी आपके घर में। इतनी ज़्यादा उनको हमारे साथ मोहब्बत, ना हमारी ज़िंदगी की परवाह है, ना हमारे मुआश की परवाह है, ना हमारे कारोबार की परवाह है, ना हमारी नौकरी की परवाह है, लेकिन हमारे बच्चे की सेहत की बड़ी परवाह है। उन्हें बड़ी बात है यार, वैसे कमाल नहीं हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी यही काम है कि आप देखें इस वक्त नौजवान तबके के अंदर लोग घरों में गोलियां मेडिसिन खाते हैं। वरना मुझे अच्छी तरह याद है कि 30 साल तक तो मैंने कभी ज़िंदगी में पैरासिटामोल भी नहीं खाई थी। मैंने कभी ज़िंदगी में ज़रूरत भी पेश नहीं आई थी, कभी ज़रूरत होती नहीं थी। खुराक इतनी बेहतरीन होती थी, लेकिन आज हम खुराक भी नहीं खा रहे, फल खा रहे हैं इंतहाई महंगा, लेकिन बमा जहर के खा रहे हैं।
हम सबसे ज़्यादा महंगा तरीन ड्राई फ्रूट लेते हैं, हर ड्राई फ्रूट के अंदर किसी न किसी दर्जे में फास्फोरस मौजूद है, उसमें फास्फोरस खिलाई जाती है जो इंसानी बॉडी को अंदर से गला देती है। हर चीज़ में, हर चीज़ को डेवलप जैसे किया जा रहा है, प्रोड्यूस जैसे किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर इनपुट। ये बार बार कह रहा है कि जितना बड़ा बंदा उतना बड़ा फायदा, जितना छोटा बंदा उतना छोटा फायदा। क्योंकि सोशलिज्म तो है ना, साथ साथ डेमोक्रेसी सिर्फ डेमोक्रेसी जुमलों के हद तक महदूद है जी। चैलेंज स्टेटस को, यानी गवर्नमेंट जो है आपको हर काम के पीछे एक नया जो है बेसिकली ऑल्टरनेटिव जो है वो प्लान दे देगी। स्टेटस को क्या होता है बच्चे? ऑल्टरनेटिव प्लान। तो आपके प्लान के अगेंस्ट गवर्नमेंट कहेगी नहीं ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा बेहतर है, ये करो। The system believe that the people are responsibility of the state and it need to regulate business through law to protect the masses। मैंने अभी मैसेज के बारे में बताया था कि मैसेज कहते हैं सिटीजन को जी। रिलीजन इज अलाउड इन द सिस्टम, थोड़ा सा अलाउ होगा बच्चे, फुल अलाउ नहीं है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ फॉलो कर लें। दे फेवर चेंज थ्रू पीसफुल मीन। बड़े इससे क्या मकसद है जी? अब गवर्नमेंट चाहती है कि बात मनवानी है, लेकिन जरा थोड़ा सा आराम से बताएंगे नहीं, लेकिन करेंगे वही जो उनका दिल चाहेगा। एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू सोशल चेंज, यानी लोगों के अंदर बिजनेस चेंज से नहीं, सोशल चेंज से बड़ी चीज लेकर आएंगे। अगर आप ट्राई करके देखें तो गुज़िश्ता पिछले 15 साल के अंदर पूरी दुनिया में सबसे बड़े बड़े रेवोल्यूशन सोशल चेंज की वजह से आए। आपको मालूम है लीबिया के अंदर जब आपका हुकूमत का तख्ता उल्टा था तो सारा व्हाट्सएप के थ्रू मैनेज किया गया था वो सारा का सारा काम। इसी तरह मुस्लिम ममालिक में 3 बड़े ममालिक के अंदर रेवोल्यूशन बादशाही निज़ाम के अगेंस्ट है, कज़ाफ़ी के अगेंस्ट और जो है वो और आपके इराक के अगेंस्ट, ये जितने भी यहाँ पर रेवोल्यूशन हुई हैं ये सारी की सारी या फेसबुक इस्तेमाल हुआ है, या मैसेंजर इस्तेमाल हुआ है, या व्हाट्सएप इस्तेमाल हुआ है। इसी की वजह से सारा काम किया गया है। ये काम सऊदीया में भी होने वाला था, लेकिन सऊदीया ने व्हाट्सएप ही बंद कर दिया। आपको शायद पता होगा सऊदीया में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू सोशल चेंज एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टिविज्म एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल सर्विसेज एंड नेशनलाइजेशन। ये देखिए बच्चे यहाँ कॉन्सेप्ट दोबारा वापस आ गया। नेशनलाइजेशन से बात होती है हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसे कहते हैं नेशनलाइजेशन है जी। ऑल ऑफ यू काफ़ी आज के लिए जनाब, कोविड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जी। आपने 3 बातें याद कर ली हैं, यही काफ़ी है आपके लिए। ये याद नहीं करना जी फेबियन ते स्वीडन ते फलाना फलाना फलाना, ये आपने याद नहीं करना जी भाईजान। मैं अभी भी दरख्वास्त करूँगा ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रट्टे हैं लेकिन ये रट्टा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये याद रहा तो आप कुछ ना कुछ लिख के ही आएंगे इंशाल्लाह, और कुछ ना कुछ लिखने से अगर 6 नंबर का सवाल है 3 नंबर मिलने तो यार बहुत है, बस ठीक है। पहले पीछे जो 30 नंबर है उसमें तो काफ़ी नंबर आप हासिल कर चुके होंगे ना जी। फाइन, थैंक यू वेरी मच।